दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शाम लेकर बैठे हैं टीएनबी संवाद। समाज पर कलाकारों की अदायगी का, अभिनय का, पहनावे का, व्यवहार का, केश सज्जा का कितना असर पड़ता है ये किसी से छिपा नहीं है। जैसे ही कोई नायक या नायिका अपने बालों के नए कलेवर के साथ किसी फिल्म में, किसी शो में नजर आए, अचानक से समाज के बहुतांश लोग उसे अपना लेते हैं। जैसे ही कोई नायक किसी नई जैकेट, नए शर्ट, किसी नए कलेवर में या किसी नई पोशाक के साथ नजर आए, तो वो ट्रेंड कर जाता है, फैशन बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि कलाकारों के न सिर्फ अभिनय का, बल्कि उनके बोलने का, पहनने का, चलने का, चाल ढाल का, इन सभी का समाज पर कितना असर पड़ता है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ऐसे में क्या समाज के भीतर कलाकारों को किसी भी मंच पर जाकर अपनी बात रखते वक्त, अपनी प्रतिक्रिया देते वक्त, किसी सम्मान को, और वो भी राष्ट्रीय स्तर के सम्मान को पाने के बाद, अपनी प्रतिक्रिया देते वक्त संतुलन रखना चाहिए या नहीं, विषय के प्रति गंभीरता रखना चाहिए या नहीं? कोई कलाकार किसी विदेश में जाकर के जब कॉमेडी कर रहा हो तो कटाक्ष में कितना बोले और कितना ना बोले, संतुलन होना चाहिए या नहीं, इस विषय को लेकर के आज आपके बीच आए हैं कि क्या कलाकारों को राजनीतिक बयानों से या बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए या नहीं। आइए आपको हमारे आज के मेहमानों से मिलाते हैं। हमारे साथ में दो युवा मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि इसी फील्ड से आते हैं। हमारे साथ हैं पंडित गौरव गौतम जी, जो कि जी, फिल्म नमस्कार। मेकर हैं, वॉइस आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, राइटर हैं, वाइल्ड लाइफ एंड स्पिरिचुअल पॉडकास्टर हैं। अ, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री के भीतर फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। पंडित गौरव जी, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। हमारे साथ में सुदीप मोड़क जी हैं। सुदीप मोड़क जी जो कि थिएटर पर्सन हैं, टेलीविजन और फिल्म एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं, ये दोनों ही युवा साथी, दोनों ही युवा अभिनेता, युवा पटकथा लेखक, युवा लेखक सही रूप में इस विषय के साथ क्यों न्याय कर पाएंगे, इसके पीछे कई कारण हैं। आप जैसे जैसे इनकी बातों को सुनेंगे आपको लगेगा कि ये दोनों ही इस विषय से सीधे जुड़ते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और टीएनबी संवाद के भीतर, इससे पहले कि हम पहला प्रश्न लेकर के आए, आप सभी यदि फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर लें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें, ताकि अधिक लोगों तक हमारे आज के इस कार्यक्रम को हम पहुंचा सके। और जो विषय है, इस विषय पर हम न सिर्फ बयानबाजी करें, सोशल मीडिया पर लिखें, अपशब्दों का प्रयोग करें, बल्कि पहले विषय को समझें और समझ करके फिर किसी प्रकार की टिप्पणी करें। जो गलतियां उन्होंने की है, हम तो उन गलतियों से बच सकते हैं ना। बस इसीलिए द न्यू भारत जाना जाता है। सबसे पहले आ रहा हूं सुदीप जी आपके पास। सुदीप जी, बड़ा सुंदर सा विषय है, लेकिन विषय के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई है। पृष्ठभूमि से आप अवगत हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कलाकारों की बयानबाजियों का या उनकी प्रतिक्रियाओं का कोई ये पहला मौका नहीं है। इसका एक वृहद इतिहास है कि कलाकार अपनी मर्यादा में शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि अपनी एक लिमिट पार करके, देखिए कितनी अजीब सी चीज लगती है जब मैं मर्यादा बोलता हूं और एक तरफ लिमिट बोल देता हूं, तो दोनों के कई बार अर्थ बहुत अलग से निकल के आते हैं। तो अपनी मर्यादा को लांघ कर कलाकार जब कोई बात कहीं रख रहा है, तो उन्हें सामाजिक असर क्या होगा, उनके करियर पर असर क्या होगा, इन सारी चीजों को देखना चाहिए। संवेदनशीलता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार कलाकार को नहीं है। वो भी तब जब कंगना रनावत जी ये कहें कि देश 1947 में आजादी नहीं हुआ था, हमें भीख में आजादी मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। राजनीतिक बयान, वीरदास जी जो कि विदेश जाएं, अमेरिका में जाएं, अपना शो करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन
मैं यदि अपने घर से बाहर मेरे फूफा के, मौसी के, चाचा के या किसी पड़ोसी के घर पे भी बैठा हूं, तो मेरे घर के भीतर के हालात मैं इस तरह से कटाक्ष में, हास्य में भी नहीं रखूंगा जिससे कि मेरे घर की इज्जत पर आंच आए। मैं इन दोनों ही कलाकारों पर आज चर्चा करने के लिए आपके साथ हूं, और पहला सवाल मेरा यही है कि फिल्मों की स्क्रिप्ट का सहारा लेकर बोलने वाले अभिनेता या अभिनेत्री जब सार्वजनिक टिप्पणी करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो अपना संतुलन क्यों खो देते हैं? सुदीप जी। जी नमस्ते। सबसे पहले मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जी। आपके सवाल का जवाब मेरे लिए बहुत मेरे हिसाब से बहुत सिंपल मुझे लगता है कि आप कितना बोल सकते हैं उस जगह पर पहुँचकर जहाँ पर जिन मोहतरमा का आपने नाम लिया उन्होंने जो बयानबाज़ी की है, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो राजनीतिक बैकिंग पर डिपेंडेंट होता है कि इतनी हुँ, हिम्मत इस लेवल पर आकर बोलना मतलब कहीं न कहीं उनको पता है कि उनको बचाने के लिए कोई ना कोई है पीछे। ऐसा मुझे लगता है वरना नहीं हो पाता। आप रोज़ किस्से सुन रहे हैं कि एक छोटी-सी चीज़ पे भी लोग भड़क उठते हैं और बैन हो जाते हैं और करियर ख़त्म हो जाता है उनका। बट ये मोहतरमा एक के बाद एक ऐसी बयानबाज़ी करके भी और उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो और बच रही है हर बार। तो आई थिंक यही मेरे सवाल का जवाब है कि कहीं न कहीं उन्हें पता है कि उन्हें राजनीतिक बैकिंग है, जिस वजह से उनको उतना डर नहीं है ये सब बोलते वक़्त। सुदीप जी ने बड़ी ही समझदारी के साथ और बहुत सुलभता के साथ उत्तर दिया कि कहीं न कहीं उन्हें ये पता है कि मेरी गलती को ढकने वाले लोग बहुत बलशाली हैं, बहुत बलवान हैं, और जब तक मेरे साथ वे लोग खड़े हैं, तब तक कैसी भी किसी भी प्रकार की बयानबाजियां की जा सकती हैं। पंडित गौरव गौतम जी, आपके पास आ रहा हूं। बहुत बहुत आसान सा सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं। मैं ये कह लें, एक तरफ देश की केंद्र सरकार आजादी का 75वां वर्ष यानी आजादी का अमृत महोत्सव करके पूरे देश में अलग अलग समारोह कर रही है। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं, और उन्हीं केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित अभिनेत्री जब इस प्रकार का बयान दें, तो इसके क्या मायने निकल करके आते हैं? पंडित गौरव गौतम जी। जी, आपका प्रश्न बहुत ही ऐसा है कि बहुत सोच समझ के मुझे इसका उत्तर देना होगा। लेकिन सुदीप भाई जी ने बड़े कम शब्दों में इस बात को हमारे सामने रखा। मैं वही बात एक और तरीके से कहता हूँ कि देखिए, हमारे देश में सबसे पहले जिस मंच के माध्यम से शायद हम भी बैठे हैं, अभी जो चर्चा कर रहे हैं, वह ये है हम्म। कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 ए के तहत, आर्टिकल हम्म। 19 ए के तहत हम अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम्म। ये एक चीज़ है। लेकिन उस विचारों की अभिव्यक्ति का एक मापदंड होना चाहिए कि हम राष्ट्र के प्रसंग में अपने होम कंट्री में या कंट्री से बाहर कब, कहाँ, जी। क्या और कैसा कह रहे हैं, इसके लिए मापदंड होने चाहिए कि भाई माना कि हमको स्वतंत्रता मिली हुई है अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की, लेकिन अभिव्यक्ति का जी। अर्थ ये भी नहीं है कि हम लाइन क्रॉस कर जाएं। तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है कि जन आंदोलन जो होता है, आज हम देखें कि देश में कोई भी घटनाक्रम हो, तो जन आंदोलन जो है वो जन का प्रतीक होता है। तो जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं होता, ना ही कोई सरकार होती है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, और ना ही हम्म। कलाकार वहां आता है, क्योंकि सब जन जन हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई हम्म। व्यक्ति विशेष एक सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का पुरस्कार जब प्राप्त कर लेता है, तो पुरस्कार हम्म। प्राप्त कर लेने के बाद उसकी उस पद के साथ, उस पुरस्कार के साथ ज़िम्मेदारियाँ और तमाम निर्वहन कर्तव्य के आते हैं, जिसका उसको पालन करना चाहिए। बाकी अ, सुदीप भाई जी ने भी बहुत कम शब्दों में वही बात कही थी, मुझे थोड़ा शब्द ज़्यादा लगे। जी, सही रूप में देखें तो कलाकार और कलाकारों की लोकप्रियता, सुदीप जी, जी यहां बैठे हैं, पंडित गौरव गौतम जी हैं, कलाकारों की लोकप्रियता और उस लोकप्रियता का असर समाज पर कितना पड़ता है, ये इस देश में छिपा नहीं है।
मुझे लगता है ये दुनिया का वो देश है जहां खिलाड़ियों को, या एक बार कोई सेलिब्रिटी बन जाए, फिर चाहे वो बचपन का प्यार वाला वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, उसकी लोकप्रियता जैसे जैसे शिखर छूती है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसा कि पंडित गौरव गौतम जी ने कहा। और ऐसे में जब आपको एक बड़े मंच पर सम्मानित किया जा चुका है, या आप विदेश में जाकर भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तब क्या बोलें, कितना बोलें, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कंगना रनावत हो या वीरदास हो, दोनों के बयानों के संदर्भ अलग हैं। सुदीप जी, यदि संदर्भों की बात करें तो वो मसला अलग हो जाता है, लेकिन जब हम कहीं सार्वजनिक रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, फिल्मों में हम जितने अच्छे दिखते हैं, क्या केवल स्क्रिप्ट हाथ में होती है तब तक ही अच्छे हैं, और जैसे ही हम बाहर आ गए तो हमारा जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है, वो अचानक से बदल कैसे जाता है। उदाहरण लेता हूं मैं, आपने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया है, और वो भी एक ऐसा किरदार जिन्होंने देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया है, विशेष योगदान दिया है। शुरुआत मानी जाती है 1857 के आंदोलन से, और ऐसे में जिस आजादी को लेकर आपने, मैंने कुछ जगहों पर पढ़ा कि ये मोहतरमा अपने स्कूल के दिनों में या अलग अलग मंचों पर इससे पहले 15 अगस्त पर और 26 जनवरी पर भाषण भी दे चुकी हैं, और वहां उन्होंने आजादी को एक्सेप्ट किया है। तो अचानक से इनकी विवादित बयान के बाद सरकार सरकार की प्रतिक्रिया, जिस पर आपने कहा कि कोई ना कोई बैकअप है, लेकिन जब आप सार्वजनिक रूप से कुछ कहें तो फिल्मों में और आपके सार्वजनिक जीवन में आपके बीच अदला बदली क्यों नजर आती है? आप दोनों जगह बदले बदले से अलग अलग क्यों नजर आते हैं, सुदीप जी? जी, मेरा मानना है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की फ़िल्म आप कर रहे हो, और दूसरा मतलब फ़िल्म हमेशा आपके बिलीव्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा नहीं है। कई बार यू आर डूइंग अ जॉब ऑफ पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर दैट अ राइटर हैज़ रिटन, अ फ़िल्म मेकर वांट्स टू प्रेज़ेंट। तो हमेशा आपके किरदार की सोच के साथ आप की सोच मेल खाएगी, ऐसा नहीं होता। या फिर जो फ़िल्म कहना चाहती है उससे भी आप उसमें बिलीव करते हैं, उसमें मानते हैं, ये भी नहीं होता। तो आप एज अ पर्सन क्या है और आप क्या काम कर रहे हैं, इसमें कई बार बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू द क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड। क्योंकि क्योंकि एक बार कलाकार का ऑफ सेट जब जाते हैं, और जिनकी आपने बात की उनके बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर देखा है तो उनका पूरा स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रहा है, और मैं नहीं कहूँगा स्ट्रैटेजी, कुछ लोगों का एक रहन-सहन और कुछ लोगों का हिसाब ऐसा होता है कि टू सर्वाइव सम और द अदर वे देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्सी। कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छी फ़िल्में भी की हैं और बहुत अच्छे किरदार भी निभाए हैं, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो आज इंडस्ट्री में जहाँ पर है, और जो जिस पुरस्कार से उन्हें नवाज़ा गया है, वो पूरी तरीके से डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा रहा है। बट आप अगर उनकी ऑफ सेट अगर उनकी करियर को पढ़ेंगे या जानेंगे तो रेगुलरली कंट्रोवर्सीज़ के थ्रू या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना फॉर आई डोंट नो व्हाई, फॉर अटेंशन, या तो कहीं ना कहीं she has come across as a person who has been regularly doing this. So I don't know whether it's a strategy to stay in the news. I don't know if it's an attention seeking attitude, या वो person ही वैसी है, nature वैसा है, एंड उसमें सही गलत मैं बिल्कुल स्टैंड नहीं ले रहा इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करते हो, पर मुझे लगता है कि ये नया नहीं है. It keeps getting more and more grim and more aggressive every time. और वो पूरे बल के साथ उतरती है और कभी पीछे नहीं हटती. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकिंग है, और दूसरे की जो फिल्में वो करती है उससे उनकी वो क्या है एज अ पर्सन, या वो किस चीज़ में बिलीव करती है, ये उस फिल्म को देखकर जज कर लेना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्टर बहुत अलग किस्म की फिल्में करता है. हर समाज के हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्म करता है. बिल्कुल. तो और हर सोच को रिप्रेजेंट करने वाली फिल्म करता है.
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब आज उन्होंने जयललिता का कैरेक्टर किया है, कल उठ के कोई और बड़े पॉलिटिशियन का कैरेक्टर करेंगे जो जयललिता जी के ऑपोजिशन में खड़े थे। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक पार्टी की फिल्म का किरदार, एक पार्टी के लीडर का किरदार करती है तो उस पार्टी के फिलॉसफी को बिलीव करती है। तो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि आप अभिनय जैसा करें या जिस प्रकार का काम आपने किया है फ़िल्म में, टेलीविज़न में, आपका स्वभाव या रवैया वैसा हो जाए। कई ऐसे नकारात्मक नेगेटिव किरदार निभाने वाले लोग हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, जो अपने वास्तविक जीवन में कैसे होते हैं, सब किसी से छिपा नहीं है। जो फ़िल्म में आपको विलन दिखाई दे रहा हो या नकारात्मक किरदार, नेगेटिव रोल कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में वैसा है। आप जाकर जब उससे मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, समझ आती है। पंडित गौरव गौतम जी, बहुत स्पष्ट है कि वीरदास जी ने जिस प्रकार से अमेरिका में जाकर के बयान दिया कि मैं उस भारत से आता हूं, और उसके आगे उन्होंने औरतों का जिक्र किया, चांद तारों का, रात में हम बैठ करके आसमान में तारे देखते हैं, न जाने कितनी सारी चीजें उसमें गिनाई हैं। इन सभी चीजों को यदि देखें तो हम अपने घर के पोल, अपने घर का भेद, क्या सार्वजनिक मंचों पर और विदेश के मंचों पर जिस देश के साथ आपकी एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, भारत महाशक्ति बन रहा है, महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, और महाशक्ति देश के पास जाकर के आप कहते हैं कि मैं उस देश से आता हूं, और आगे आप अपने देश को कटाक्ष कटाक्ष में न जाने क्या क्या कह जाते हैं। एक कलाकार के लिए क्या सीमाएं, क्या मर्यादाएं, लिमिटेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि उसे किस मंच पर कितना बोलना है, इसकी एक लाइन हो, इसकी एक रेखा हो, और वो कलाकार उस रेखा को ना पार करे। तो आप क्या मानते हैं, लिमिटेशंस, मर्यादाएं, रेखा, लाइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वीरदास जी के संदर्भ में? रवि जी, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि काल देश परिस्थितियाँ कोई भी रही हों, जब पहले आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पहले हम गुलाम थे, गुलाम के पहले राजतंत्र था, अलग-अलग प्रकार का राजतंत्र भारत जैसे हमारे देश में रहा है। तो अलग-अलग काल में जब-जब भी राजतंत्र रहा है, तो कलाकार जो तब भी होते थे, चाहे मुगल काल रहा हो या भारत के हिंदू राजाओं का कार्यकाल रहा हो या जो भी राजाओं का शासनकाल रहा, कलाकारों को तो हमेशा से ही एक सर्वोच्च पद, रत्नों के स्तर का सम्मान और उनको राज्य का भूषण ही सम्मान सदा से मिलता रहा है। और बिल्कुल। उनकी जो जीवन शैली होती थी या उनकी जो वो उसको फ़िलॉसफ़ी मान लिया जाता था। कलाकारों का जीवन ही दार्शनिक जीवन होता है, चाहे वो मूर्तिकार बिल्कुल। हो, चाहे वो नृत्य से जुड़े हों, संगीत से जुड़े हों या मूर्ति कला आदि से जुड़े रहे हों पहले के काल से लेके और आज भी कलाकार। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो ख़ैर राजतंत्र होता था तो एक ही पार्टी होती थी, तो उसका सम्मान करना ही होता था राजा के दरबार में कलाकारों को, कला राजा को कलाकार का। लेकिन आज लोकतंत्र है। अब कलाकार पहले भी स्वतंत्र होता था, मतलब राजा के दरबार में गुलाम होके भी अगर स्वतंत्र होता था कलाकार, लेकिन आज की अगर हम बात करें लोकतंत्र में, तो कलाकार आज उससे अधिक स्वतंत्र है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। अब जैसे बिल्कुल। आपने वीरदास जी का जो प्रश्न किया, उससे पहले मैं मैडम जी की बात करूँगा, जिनकी भी बात चल रही है साथ में, कि कंगना दीदी जी। जो हैं, उनका जो मैटर है, वो ये है कि आपने कहा कि आज़ादी भीख में मिली। तो ऐसे तो फिर जितने भी जी। हमारे अमरवीर बलिदानी हैं, उन सबका तो सीधे-सीधे आप अपमान जी। हो रहा है कि भई चाहे वो राणा प्रताप से लेके फिर वीर शिवाजी से लेके और जिस महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार आपने निभाया, आप उसी किरदार के विपरीत बोल रही हैं कि जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, फिर आगे तमाम हमारे क्रांतिकारी बलिदानी हुए, शेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह जी हुए और सभी हुए, बहुत सारे हुए। माना कि आज़ादी का एक कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कागज़ दिखा रही हैं, हो सकता है, हम डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है, परहैप्स एक शब्द है बड़ा अच्छा, परहैप्स हो सकता है। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि जी। जो लोग अमर वेदी पे चढ़ गए, बलिदान दिया, जिन्होंने अपने जीवन का न्यौछावर किया, अपने अपने निजी सुखों का त्याग किया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार, अपने समाज में अपने भविष्य को नहीं सोचा और
आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा कि उनका क्या होगा, तो आज हम जो बैठे हुए हैं, तो कोई भी कानून आप देखते हैं कि भी एक कानून वापस हो गया, तो ये जनता की ताकत है कि जब जन आक्रोश या बल जब एकत्रित हो जाता है, तो जब जनतंत्र एकत्रित हो जाता है, बिल्कुल तो फिर वहां पर कोई भी बादशाह हो, सरकार हो, उसको सरेंडर करना ही पड़ता है। तो वैसी स्थिति में आजादी तो क्रांतिकारियों के कारण ही आई है ना, शहीदों के कारण ही आजादी आई है। हाँ, वो बात अलग है कि वर्क पे जो पेपर वर्क बना, अगर हम पेपर वर्क की भी बात कर रहे हैं, तो पेपर वर्क के लिए भी अगर जो फोर्स अप्लाई हुआ, वो जन आक्रोश से अप्लाई हुआ, जिन्होंने अपने प्राण दांव पे लगाए हैं। एक चीज, अब हम बात करते हैं, वीरदास जी की बात हो रही है कि वीरदास जी का जो संदर्भ रहा कि घर का भेदी लंका ढाए, कब से चला आ रहा है। अगर हम एज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव अपने किसी भी फील्ड से हम बिलोंग करते हो, किसी भी देश से, किसी भी सभ्यता से हम बिलोंग करते हो, और हम कहीं भी जब यात्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम भोपाली, मेरा नेटिव प्लेस भोपाल है और मैं बॉम्बे में रहता हूं। अब मैं भोपाल से अगर बॉम्बे में ही जा रहा हूं, या बॉम्बे से दिल्ली जा रहा हूं, मतलब बॉम्बे भोपाल का हूं लेकिन बॉम्बे में रह रहा हूं, अब बॉम्बे से अगर मैं दिल्ली में बुलाया गया हूं, तो मेरे बिहेवियर में वहां की सभ्यता, संस्कृति और मर्यादा झलकनी चाहिए। एक ये चीज होगी, है ना। अगर मैं उसके विपरीत अगर वहां कार्य करूंगा, तो वो सब हम अपने ही जिस पृष्ठभूमि से, जिस बॉम्बे इंडस्ट्री से, या हम भोपाल से जहां से हम पले बड़े हैं, तो हम उसके प्रति ईमानदार नहीं होंगे, पहली चीज। और सबसे बड़ी बात ये कि जो राष्ट्र जहां का होता है, जो मातृभूमि होती है, उसके प्रति तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे पशु पंछी तक, दुनिया में जहां आप देखिएगा, जहां जाके पशु पंछी भी होते हैं ना, पूरे विश्व में आप देख लीजिएगा, वो पशु पंछी भी वहां के प्रति ईमानदार होते हैं, बिल्कुल अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने जो वायुमंडल में जहां वो जिन वृक्षों के बीच में रहते हैं, वो वृक्ष पे संकट आने पर वो पंछी उस वृक्ष के इर्द गिर्द ही मंडराते हैं। ये इकोसिस्टम का नियम है। तो वीरदास जी वाला जो मैटर है, वो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि उचित है, क्योंकि अगर आज आपका फेसबुक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरा फेसबुक अकाउंट है, अब फेसबुक अकाउंट पे आज जैसे मान लीजिए आपके पास 100 देशों के प्रतिनिधि हैं, 100 देशों के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अब कोई भी चीज आप जब फेसबुक पे लिखेंगे, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, या राजनीतिक मंशा से संबंधित हो, या किसी भी धर्म मंशा से संबंधित हो, तो मुझे ये विचार करते हुए वो लिखना पड़ेगा, वो फोटो लगाने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ मैं वो मुद्दा उठा रहा हूं, या बाकी जो 100 देश के लोग हैं वो भी उस पोस्ट को पढ़ रहे हैं, या मेरी उस पोस्ट से मेरे भारत की क्या छवि बनेगी, मेरे शहर की, मेरे लोगों की क्या छवि बनेगी, ये भी मुझे विचार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अगर कुछ हिस्सों में अगर गरीबी है, या कुछ हर जगह हालात खराब है, इट डजंट मीन कि पूरा भारत खराब है ना। तो अगर आप देखिए कि कोई जगह की मैं फोटो पिक्चराइज करके लगा देता हूँ फेसबुक पे, और वहां पे सरकार की निंदा करता हूँ, तो सरकार की निंदा करता हूं, ये भारत का आंतरिक मामला है। पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है, वो होम अफेयर्स है ना। पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है, वो इंटरनल अफेयर्स है। हम उसको एक्सटर्नल अफेयर्स पुशअप नहीं कर सकते। अगर हमने वहां पुशअप किया, तो बची कुची जो हम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम भारत की जो विश्व गुरु होने पर, विश्व पटल पर एक वैश्विक नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारे प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश का होता है। तो वो जो भी प्रधानमंत्री वहां बैठा होता है उस गरिमामय पद पे, तो वो जब पूरे विश्व में नेतृत्व लेके जा रहे हैं गुरु बनाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो ऐसी स्थिति में वो एक पोस्ट जो होती है, एक जो वाक्य होता है, एक शब्द जो होता है, वो हमारे पूरे एंटायर देश के इकोसिस्टम को नेगेटिव बना सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमें कलाकारों की तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, जैसे क्योंकि कलाकार ही एक ऐसा है जो दिल, दिमाग और शरीर, दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा, चारों के संतुलन से काम, चारों के साथ काम करता है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो चारों का कॉम्बिनेशन लेके, जैसे सुदीप भाई रंगमंच से हैं, रंगमंच में साथ सिखाया जाता है कि भाई नाट्य शास्त्र और ब्रेख्ट की थ्योरी है, और स्टानिस्लावस्की है। तो स्टानिस्लावस्की जो मॉस्को आर्ट थिएटर के संस्थापक थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आप प्रकट कर दीजिए, जो है अंदर से बाहर प्रकट कर दीजिए, और इल्यूजन ऐसा हो कि आदमी जान ना पाए कि इट इज राइट और रॉन्ग। तो वो ही है, आपने जो प्रकट किया वो इमेज बनाएगा कहीं ना कहीं, चाहे वो सही हो या गलत। और फिर जब आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हो, तो ऐसी स्थिति में तो सोच समझ के ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए।
ये मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल। जब आपकी फॉलोइंग, आपकी लोकप्रियता अधिक हो तो हम कितना बोलें, कितना ना बोलें, इसका एक मर्यादा होना चाहिए या नहीं, इस पर अभी-अभी पंडित गौरव गौतम जी ने कहा। और समझने की बात ये है कि अब तक आप गुटखे का, शराब का, धूम्रपान का और न जाने किन-किन चीज़ों का विज्ञापन करते थे। इस पर कोई बंधन नहीं है। इस पर आपकी अपनी स्वीकार्यता है कि आपको वो प्रोडक्ट पसंद है, आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, आपका दिल राजी हो जाता है, तो आप उसके प्रोडक्ट का विज्ञापन करने के लिए तो तैयार होते हैं। वहां तक ठीक था। लेकिन जैसे अभी पंडित गौरव गौतम जी ने कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां पर आप चारों तरह से काम करते हैं, और मैं कहूंगा कि न सिर्फ चारों से काम करते हैं, बल्कि दिल और दिमाग पर यदि सीधा असर कोई डालता है तो वो कलाकार होता है। देश की आजादी से पहले नाटक इस देश की आजादी के प्रति लोगों में अलख जगाने का एक सशक्त जरिया हुआ करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यदि किसी ने पढ़ा है तो वे, आप आज नाटक देखने जाएं तो टिकट लेना पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में आने के, यदि आप यहां बैठ के नाटक देखेंगे तो उसका पैसा देते थे कि आप आइए और पैसा लेकर के जाइए, लेकिन नाटक देखिए, ताकि आप जागरूक हो सके। जागरूकता का पैमाना, जागरूकता को बढ़ाने का, जागरूकता के स्तर को बढ़ाने का काम फिल्में, नाटक आदि चीजें करती हैं। ये केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि समाज का दर्पण है। कई ऐसी फिल्में हैं जो आपको समाज के दर्पण के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन स्वरा भास्कर, आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, उसके बाद कंगना रनावत, शाहरुख खान और वीरदास, ये कुछ नाम हैं। फहरिस्त लंबी है, लेकिन इन सभी के बीच समाज को क्या मिलता है? सुदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, लिमिटेशंस, मर्यादा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कारण यह है, आप उलझुलूल बात करें यदि किसी भी मंच पर जाकर, बावजूद उसके, सिर्फ इसलिए कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मैं कुछ भी कह सकती हूं, कुछ भी कह सकता हूं, क्या उचित है या नहीं? मर्यादा होना चाहिए या नहीं? सुदीप जी। अ, जी, मुझे लगता है बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए और हर आर्टिस्ट को ये पता है कि ज़िम्मेदारी का काम है। एक बार आपको लोग हम्म। देखने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं, तो आप पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, क्या बोलना है, किस मंच पर बोलना है, कितना बोलना है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वीरदास ने जो कॉमेडी शो किया है, वो बहुत ही विवादास्पद है और उसमें कोई 2 राय नहीं है जो उन्होंने चीज़ें बोली। 2 चीज़ें, एक तो उन्होंने ये इंडिया के बाहर क्यों किया, इसके पीछे थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है कि यही शो उन्होंने इंडिया में ना करते हुए ये क्यों चूज़ किया कि इंडिया के बाहर जाकर किया जाए। बिल्कुल। क्या कारण है इसमें? क्या वो डर था कि शायद यहाँ पे यहाँ की के राजनीतिक फोर्सेस जो है वो भड़क उठेंगे या उन्हें करने नहीं देंगे या शो बंद होगा या पता नहीं क्यों? ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि सोच तो सोच होती है, उनके विचार उन्होंने बताए हैं उस कॉमेडी शो में। पर एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जी। कि कहीं न कहीं इसी में सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि स्टैंड अप कॉमेडी को जैसे कि फरूकी साहब का एक किस्सा हुआ था कुछ सालों पहले। उन्हें जेल में बंद किया गया था, फरूकी नाम के एक कॉमेडियन है, यंग पर्सन। तो फॉर समथिंग दैट ही हैडंट डन, उन्होंने शो किया ही नहीं था। कुछ लोगों ने उनकी रिहर्सल देखी और उस रिहर्सल से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं शो में, और उस वजह से उनका शो रोक दिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया बिना इस प्रूफ के कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही, पब्लिक के सामने उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। तो ऐसे जुर्म के लिए उन्हें सजा हुई जो हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हमें देखनी ज़रूरी है कि हम अपने स्टैंड अप कॉमेडियंस को या हम हमारे देश में कितना फ्रीडम दिया जा रहा है और कितना उनको बोलने का मौका मिल रहा है, या फिर किस लेवल पे चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से कुछ कॉमेडियंस को शायद ऐसी चीज़ें इंडिया के बाहर करने की हिम्मत मिल जाती है और इंडिया में नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जी।
फ़ारेनहाइट 9/11 नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है। बहुत लोगों ने देखी होगी, 2002 साल की डॉक्यूमेंट्री है, जो ओपनली तभी के उनके प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे 9/11 के वक्त जो प्रेसिडेंट थे तभी यूएस के, वो जी। उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली, वो वही के वही बैठे रहे। उन्हें सरप्राइज भी नहीं हुआ जब उन्होंने सुना 9/11 के अटैक्स के बारे में, और बहुत सारी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज खड़ी की है। अब तभी के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, या फिर जो कम्युनिटीज थी, उन्होंने इस फिल्म पर कोई आक्षेप नहीं लिया। इस फिल्म को जिसे देखना है देखिए, अपनी साइड नहीं छोड़ी उन्होंने, दिल खोल के ये कहा कि ये फिल्म से हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते इस फिल्म को, हमें ये सही नहीं लगता, ये जिसको ये मनगढ़ंत है और ये मजाक है, ये अपनी साइड उन्होंने बता दी। बट फिल्म पर कोई रोक नहीं थी, ना ही उसे यूज किया गया अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए या किसी को भड़काने के लिए। मुझे लगता है कि सबसे अनफॉर्चुनेट चीज जो है कि इस तरीके की अभी लेट्स फर्स्ट गेट दिस क्लियर कि मैं भी मानता हूं कि व्हाट वीरदास डिड वाज टू सम एक्सटेंट इररिस्पॉन्सिबल। उसको ज्यादा जानना जरूरी है कि क्यों किया गया इंडिया के बाहर और क्यों इतने एक्सट्रीम लेवल पे चीजें बोली गई। और तो जस्ट फॉर इम्पैक्ट या उसके पीछे कोई रीजन था, तो ये एक चीज है। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू हैव अ मिरर एंड वी नीड टू रिफ्लेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं हमारे देश में, क्या उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिस्ट को, कॉमेडियंस को, और जैसे कि फरूकी साहब का मैंने एग्जांपल दिया, और भी कई सारे एग्जांपल्स है। तो व्हाई आर दे फीलिंग दिस, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि लोग क्यों कर रहे हैं। वीरदास जैसा बड़ा कॉमेडियन जाके यूएस में ये क्यों कर रहा है, क्या किससे लड़ाई है, किस who's intended who's the target audience। और उन्होंने ये बाकायदा, देखिए ऐसा नहीं उनके पीछे पूरी पीआर टीम है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं उनके कंटेंट में क्या है। बिल्कुल वो सोच समझ के ये वीडियो को एडिट करके 24 घंटे बाद यूट्यूब पे रिलीज किया गया है। तो जैसे कि आमिर खान साहब करते हैं, पूरी की पूरी फिल्म का एक ट्रायल शो रखते हैं जहाँ पे 50, 100, 150 लोग आके देखते हैं। उसी तरीके से इस कंटेंट को यूएस के इंडियंस ने देखा है, प्लस इंडियन लोगों ने भी देखा हुआ है जो उनके टीम के का हिस्सा है। तो इट इज अ डेफिनेटली इंटेंडेड स्टेटमेंट, कुछ तो कहना चाहते हो कि जो कॉमेडियंस के साथ हो रहा है उस पर बयान करना चाहते थे या पता नहीं, बट इट्स समथिंग दैट इज गॉन रॉन्ग। आई थिंक इट हैज बीन अ बैकलैश, सही तरीके से नहीं हुआ, और उस वजह से वो सारा जो एक शायद ही कुड हैव बीन अ टॉर्च बेयरर ऑफ ओपनिंग पीपल्स आइज कि कैसे कॉमेडियंस को मौका नहीं मिल रहा है अपने मन की बात बताने का, वो बैकफायर हो गया क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, इस तरह से सुदीप जी ने अपनी बात रखी। मुझे याद है कि यदि सोशल मीडिया आप आज की तारीख में स्क्रॉल करें तो अपने सरकार का, अपनी नीतियों का अलग अलग प्रकार के कॉमेडियन हैं, विशेष रूप से इस कोविड के पीरियड में कुछ नाम हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुझे शायद कुछ ठीक से वो नाम शायद नहीं याद आ रहा। रंगीला, जिन जो कि मोदी जी की नकल करते हैं, मैं शायद गलत नहीं हूं, रंगीला उनका नाम है। एक रंगीला, एक राजीव निकम, ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ कॉमेडियन हैं जो हास्य कलाकार हैं, जो कल तक आपको अलग अलग मंचों पर दिखते थे। आजकल सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ट्रेंड बना रखा है। आप अपने देश में क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने घर में बैठकर आप अपनों से बात कर सकते हैं। अपनों के यदि आपको विचार नहीं पटते तो आप उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर के बोलना एक बहुत बड़ी बात है कि आप क्या कह रहे हैं। फिल्मी कलाकार हो या आम आदमी हो, सभी के पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बयानबाजी करना सकारात्मक हो, कोई बात नहीं, लेकिन दल विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, संप्रदाय विशेष पर जब आप करते हैं तो आप समाज में बैर का भाव, ईर्ष्या, वैमनस्यता, द्वेष आदि, और सबसे मजेदार चीज ये कि बदले की भावना का निर्माण कर रहे हैं। पंडित गौरव गौतम जी, जिस तरह से कंगना रनावत जी को हिंदू शेरनी और अलग अलग नामों से सोशल मीडिया पर प्रोवोक किया जा रहा है, क्या इसके मायने हम ये समझें कि हमारे देश में दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा जो कि
आप उल-जुलूल बात कर लो, लेकिन आप किसी एक पार्टी संबंधित को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए हम आपका सपोर्ट करेंगे। दूसरा धड़ा, जो आप अच्छा भी बोलोगे तो हम आपका विरोध करेंगे। इस देश में इस वक्त मानसिकता की लड़ाई चल रही है। अच्छा और बुरा कोई नहीं देख रहा। वास्तविकता से किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उन्होंने बोल दिया इसलिए हमने बोलना है। क्या ये एक नई दिशा में इस देश का युवा, इस देश की मानसिकता जा रही है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मानसिकता की बात है, तो मानसिकता की बात आ जाती है मनोविज्ञान से, साइकोलॉजी से। डॉक्टर हम्म। सिगमंड फ्राइड जो हुए हैं, दुनिया में मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हम्म। बहुत साल पहले एक बात कही थी कि इस दुनिया में मनोवैज्ञानिकों की ही ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले भविष्य में, एक चीज़। हम्म। दूसरी चीज़, उसके बाद दार्शनिकों में महर्षि महेश योगी और ओशो आए समकालीन। आज से ये जो दौर गया पिछले 50 सालों का, 60 सालों का, ये महर्षि महेश योगी और ओशो जैसे दार्शनिकों का समय था। इन दोनों ने भी हम्म। यही कहा, महर्षि महेश योगी ने भी सेम बात कही और ओशो ने भी वही बात कही, दोनों के तरीके अलग थे। ओशो ने कहा हम्म। कि प्रत्येक 300 व्यक्ति पे कम से कम हमको 20 मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ेगी आने हम्म। वाले समय में। 300 बोल रहा हूँ मैं, 3000 नहीं बोल रहा। हम्म। क्योंकि हम्म। मनोवैज्ञानिक भी में भी वो क्षमता होनी चाहिए आने वाले समय के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस थानों में भी एक-एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति होनी चाहिए कि मनोवैज्ञानिक पुलिस थाने में बैठे, और हर जगह मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो रहा हो, टीचर कॉलेज का एडमिशन हो रहा है या कोई इंटरव्यू हो रहा है, मनोवैज्ञानिक तो ऐसा है सब जगह होने चाहिए। एक चीज़, लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात करी थी कि फ़िल्म की जी। स्क्रिप्ट लिखवाने से पहले मनोवैज्ञानिक से एनालिसिस करा लेना चाहिए कि अब समाज में उसका डायलॉग का, स्क्रीन प्ले का, सिनेरियो का क्या इफ़ेक्ट ऑडियंस के सबकॉन्शियस बिल्कुल। स्टेट ऑफ माइंड में पड़ने जा रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, मानसिकता की हम जो बात कर रहे हैं कि एक, जैसे उनको हिंदू शेरनी कहा जा रहा है या आदि-आदि शब्दों से प्रयोग किया जा रहा है, या दूसरे धड़ों के दूसरे जो पार्टियाँ हैं, पार्टी का कहने का मतलब है कि अलग-अलग विचारधारा के जो लोग हैं, बिल्कुल। सब जगह एक-एक शब्द बना दिया गया है हीरोइज़्म से रिलेटेड कि उनके अंदर का जो किरदार जो रहा मंच पर, वो हम्म। मंच का हम्म। किरदार और रियल लाइफ़ का किरदार दोनों को मिला के एक साइड इफ़ेक्ट होके, विस्फोटक होके एक तीसरा एक ऐसा नया किरदार बन गया है जो इल्यूज़नरी है। अभी कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन जी ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, आज से 4 साल 5 साल पहले, कि आई लव सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अपने आप को दूर नहीं रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है मैं सोशल मीडिया का उपयोग करूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से रियल लाइफ़ प्रभावित होती है, रियल लाइफ़ के माध्यम से सोशल सोशल मीडिया प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य ये है, ये आज दोनों एक-दूसरे के पूरक हो गए हैं। नाउ अब होता हम्म। क्या है कि आप देखिए कि जो हम्म। जनता अपने किसी भी नेतृत्व को पसंद करती है, तो वो हम्म। पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, एक चीज। और प्रत्येक व्यक्ति आज की तारीख में सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वैश्विक पटल पर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो किसी धर्म को नहीं मानता, वो कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भी ना हम्म। हो, वो कुछ भी हो, किसी भी हम्म। स्थिति का हो, वर्ल्ड वाइड प्रत्येक व्यक्ति एक मानसिक उन्माद में जी रहा है। एक बिल्कुल। मानसिक उन्माद जो है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हिंदू-मुस्लिम का ही हो, है ना? ज़रूरी नहीं है कि सिख जैन या किसी आदि की लड़ाई हो, किसी भी धार्मिक लड़ाइयाँ हो। हम्म। नहीं, धार्मिक लड़ाइयाँ तो बहुत पुरानी और बच्चों वाली बातें हो गई। आप देखिए कि कलाकारों को जो ये आउट ऑफ वे बोलने का जो मौका मिल रहा है, वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो सीख रहे हैं हमारे नेताओं से। क्योंकि हम्म। नेताओं को मनोवैज्ञानिकों की ज़रूरत है। संसद भवन में मनोवैज्ञानिक बैठना चाहिए। जो भी सदन में आते-जाते हैं, उन सबको डिसाइड करना चाहिए कि भई आपने ये बोला था, अब आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक आप बोलने लायक नहीं हो जाएँगे, तब तक आपको बोलने नहीं दिया जाएगा सदन में। ये विचार होना चाहिए। तो ये सब हम्म। चीज़ें नहीं है। तो जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पहली बात तो 2 कोई हम्म। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि एक पोज़ीशन में हो और एक अपोज़िशन में हो, है ना? एक रूलिंग और एक अपोज़िशन हो। हम्म। हमारे यहाँ अनगिनत हैं, लोक पार्टियाँ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, विचारधारा की पार्टियाँ हैं, भाषा वाली पार्टियाँ हैं, तो सबसे बड़ा जो इस दुनिया में युद्ध है, वो है भाषा का युद्ध। ओशो ने, रजनीश ने हम्म। एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वो ये कही थी कि ज़रूरी नहीं कि भारत में हिंदू-मुस्लिम ही लड़ते हैं। पाकिस्तान का हम्म। मुसलमान जो है वो पंजाबी बोलता है और इधर का मुसलमान है वो दूसरी भाषा बोलता है, दोनों में लड़ाई है, मुसलमान मुसलमान में लड़ाई है। तो ये आप सोच हम्म। दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ भाषा जो है ना, ये लोगों के बीच में एरर का काम कर रही है, और जो भाषा है
उन्हीं लोगों के बीच में हर का काम कर रही है जो अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, जो अपने सेफ जोन से बाहर दूसरे विचारधारा को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वरना पशुओं के बीच में कोई भाषा नहीं होती। बंदर का बच्चा कुत्ते के बच्चे को खिला रहा है, शेरनी के बच्चे को डॉग का बच्चा, डॉग अपना दूध पिला रहा है, उनके बीच में प्रेम है और उनको किसी वोटिंग की जरूरत नहीं है, उनको किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। प्रत्येक जीव एक्सेप्ट वी ह्यूमंस एवरी लिविंग क्रिएचर वो अपना रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, मेंशन करने के लिए। अब हमारे यहाँ पर यह है कि जो पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा है। पशुओं में पूर्वाग्रह नहीं होता। पशुओं में अगर जंगल में शेर को हिरण का शिकार करना है तो उसको मालूम है इसी का शिकार करना है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो हिरण का शिकार नहीं करेगा, है ना, कि ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, नहीं, वो वहां नहीं जाएगा। तो उसके पीछे बैकअप नहीं है। टाइगर को मालूम है देयर इज नो बैकअप ऑन विद मी, उसके साथ कोई बैकअप नहीं है। लेकिन जब तक हमको ये जो विचार, जो इतने दबाव और इतने वजनदार शब्द जो कौतूहल मचा देते हैं, विस्फोट कर देते हैं आपके हमारे जीवन में और क्रांति आ जाती है हम सबके ट्विटर पे, फेसबुक पे, उसका कारण है कि सबको किसी ना किसी आकाओं से समर्थन, बैकअप प्राप्त होता है। लेकिन सबकी मंशा कहीं ना कहीं एक आज की तारीख में लोगों को ये लगने लगा है कि मैं फेमस हो गया हूं, अब करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं तो अब मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं भगवान हो गया हूं। ऐसा नहीं है। आपको दुनिया के 2000 करोड़, मैं समझता हूं 200 देशों के लोग भी फॉलो करते हैं तो भी आप गलत हो सकते हैं। और एक अकेला व्यक्ति इस दुनिया में है जिसको कोई फॉलो नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, वो भी सही हो सकता है। तो भीड़ तंत्र जो है, जो वो जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। तो भीड़ तंत्र के आधार पे हमारे यहाँ दुनिया में चुनाव होते हैं, चुनाव के आधार पे लीडर बन जाता है। अब उस लीडर के द्वारा पोषित जो लोग होते हैं वो दुनिया के सामने आ जाते हैं, फिर वो आए बाएं बकते हैं। तो वो कोई भी पार्टी के हो सकते हैं और किसी पार्टी के भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैटर ये है दैट इज कि मनोविज्ञान जो है वो इम्बैलेंस है। मनोविज्ञान को करेक्ट करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है। ये बहुत बढ़िया चीज कही है गौतम जी ने। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, प्लीज। पॉलिटिशियंस को जो है साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, ये एक कमाल का पॉइंट ऑफ व्यू है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी विषय है कि पॉलिटिकल स्पीचेस कितने सेंसर होते हैं। बिल्कुल क्या सही। पॉलिटिशियंस पूरी जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी करते हैं? नहीं करते हैं। उल्टा वहां पे तो सब कुछ फेयर माना जाता है क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पर सेलिब्रिटी स्टेटस जब ही आता है तब जिम्मेदारी की बात आती है। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सेलिब्रिटीज तो पॉलिटिशियन भी हैं एक तरह से देखा जाए तो, वो भी पब्लिक फिगर है ना। तो आप ये देखिए कि जो फिल्म मेकर्स अगर फिल्म बना रहा है 2 घंटे 3 घंटे डार्क में, ऑडियंस उनको देखती है, सुनती है, तो कहा जाता है कि भाई आप संदेश समाज के लिए दे रहे हैं। ठीक है, वो सेंसर भी किए जा रहे हैं कई बार। वो खुद भी कोशिश करते हैं कि अपनी स्क्रिप्टों को उस हिसाब से लिखें जो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को ट्रीट करे ऑडियंस का, है ना। क्योंकि हम जो बोलते हैं, सुनते हैं, क्रिएट करते हैं, वो सीधे आपकी मेटाबॉलिज्म को, बॉडी के इफेक्ट करेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल बोल रहा है वो तो खुले मन से बोल रहा है। और दुनिया का हर न्यूज चैनल, हो सकता है एक फिल्म मेकर को बेचारे को 10 स्क्रीन मिले। कोई बहुत सारे फिल्म मेकर ऐसे जिनको राम मंदिर पे, मुंबई में राम मंदिर का एक थिएटर है, वहां पे उनको क्या मूवी स्टार, वहां पे ही फिल्म रिलीज हो पाती है। सुबह बैनर लगता है, शाम को निकल जाता है, अगले दिन वो बैनर नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान के किसी फिल्म के थिएटर में वो एक से दूसरे थिएटर में रिलीज नहीं होती, ऐसी फिल्में भी रिलीज होती हैं। बेचारों को, उनको इतनी प्रोसीजर ऑफ द सेंसर से गुजरना पड़ता है, इतनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है बेचारों को, जिनको देखने में मुश्किल से 4 लोग जाते हैं, जिनका पोस्टर सुबह लगती है शाम को उतर जाता है। तो भैया उनके कंपेयर में जो हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो तो कितना उनको फिर हाइपोक्रिएशन क्रिएट करके उनको प्रमोट करते हैं, उनको एम्फेसाइज करते हैं मार्केट में। और जब तक ऑडियंस यहाँ भर नहीं जाएगा, भूसा भर नहीं जाएगा, तब तक वो 7, 8, 10 दिन तक, सुबह दोपहर शाम तक वो चीजें चलती रहेंगी। फिर क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा। तो 7 दिन जो यहाँ भरेगा ना, 8वें दिन वो कहीं जाके उल्टी करेगा, वॉमिट करेगा, और जहां वो वॉमिट करेगा वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा रवि जी, मुझे लगता है इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सार यही है। और हमें एज द यूथ ऑफ दिस कंट्री ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी फोकस जरूरी चीजों से हटाया जाता है ना, तब हमें वही फोकस उठाकर हमारे लीडर्स पर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि असलियत में वही है जो चला रहे हैं देश, वही है जिनके पास जिन्हें हमने चुना है। तो दे आर आंसरेबल टू अस।
एंड बिल्कुल। एक फिल्म है मंडेला करके, साउथ की फिल्म है जो जी। नेटफ्लिक्स पे चल रही है, आप उस फिल्म को देखिए, कमाल की फिल्म बनाई है, जो फिल्म हमें रिमाइंड करती है, और साउथ रेगुलरली ऐसी फिल्में दे रहा है। अभी जय भीम भी जो फिल्म आई है, कि जय जो भीम आई हमारे है। लीडर्स है, हाँ, जो हमारे लीडर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको हमने चुना है हमारी सर्विस के लिए, ठीक बिल्कुल। है, दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी किसी कहीं पे काम करता हूँ तो मैं भी वहां पे सर्विस कर रहा हूँ, मैं भी उनको सर्विस दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इनको आपके सर पे बैठकर आपको कंट्रोल करने ना दीजिए, ये इनको आंसरेबल और अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है, कि जो वोट हमने आपको दिया है, ओके, जो हम, हमारा कीमती वोट है, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हैं? क्या आप बिल्कुल हमको सही। प्यार प्यार दे रहे हैं, हेटरेट दे रहे हैं, सेंसरशिप दे रहे हैं, कम्युनल वायलेंस दे रहे हैं, या क्या मिल रहा है उसके बदले में? ये सवाल पूछना बिल्कुल। बहुत जरूरी है यानी एट ऑल टाइम्स। बिल्कुल, सीमा हो तो सबके लिए हो, बंधन हो तो सबके लिए हो। लेकिन इस देश में एक लड़ाई लग चुकी है, कौन कितना ज़्यादा गंदा बोल सकता है, कौन कितना ज़्यादा गिर सकता है, इसकी एक लड़ाई चल रही है। और जिनके विवाद आए हैं, वे लगातार विवादों में बने रहे हैं। ये इतिहास है पिछले 20 से 25 वर्षों का। कम से कम यदि 20 वर्ष देखें, 2000 से लेकर के 2021 तक का टेन्योर देखा जाए, पीरियड देखा जाए, तो जो कलाकार एक बार विवाद में आया, वो लगातार विवाद में बना रहा है, या कहीं उसे लगता है कि मुझे चर्चा में रहना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। कई ऐसे नाम हैं, जिन नामों पर मैं व्यक्तिगत रूप से फिलहाल नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वीरदास जी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, और मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे मिला, वीरदास जी एक बार दिल्ली के कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल कलाम पर कोई टिप्पणी कर रहे थे, जिसके कारण कार्यक्रम को बीच में रोका गया और पुलिस केस दर्ज हुआ और कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। यानी आदत हो जाती है किसी किसी की। मैं आखिरी प्रश्न लेकर के आप दोनों के पास आ रहा हूं और चर्चा को समाप्त करूंगा। और जो आखिरी प्रश्न है, बहुत सिंपल है, संक्षिप्त टिप्पणी के साथ, क्या कलाकारों को राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए या नहीं? वो भी तब जबकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, देश महाशक्ति के रूप में, देश के प्रधानमंत्री दुनिया घूम करके भारत को स्थापित करने का काम कर रहे हों, और आप जाएं मटिया मिलीन कराएं। सबसे पहले पंडित गौरव गौतम जी, आपके पास, क्या कलाकारों को राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए या नहीं सर? देखिए, कलाकारों का सिद्धांत सीधा सा ये होना चाहिए कि जो जो राजनेता होते हैं या हम्म। राजनीति होती है, इसमें हम हम्म। कलाकार जो होते हैं वो राजनेताओं के आलोचक भी हो सकते हैं और प्रशंसक भी हो सकते हैं, लेकिन फॉलोवर बिल्कुल। नहीं हो सकते। फॉलोवर हम्म। नहीं हो सकते, आलोचक हो सकते हैं, प्रशंसक हो सकते हैं, और निष्पक्ष किसी एक पार्टी का तो कलाकार हो ही नहीं सकता। कलाकार सभी का बिल्कुल। है, ठीक है? तो कलाकार, जिस तरह से हम जब वोट देने जाते हैं तो हमारा वोट बड़ा वेरी कॉन्फिडेंशियल होता बिल्कुल। है, उसी प्रकार बिल्कुल। कलाकार की विचारधारा आजीवन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कोई जान ना पाए वो किसकी तरफ है। कलाकार की, देखिए, एक हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी से वो खुश ना हो, लेकिन उस पार्टी के किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट से, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स के अच्छे काम से वो प्रोत्साहित होकर उसको अप्रिशिएट कर रहा हो, तो वो हो सकता है उसके काम को अप्रिशिएट कर रहा हो, है ना? जिस प्रकार हम्म। प्रधानमंत्री एक पद है, एक संस्था है, कोई व्यक्ति बिल्कुल। नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम्म। कलाकार भी एक अपने आप में एक संस्था है और एक पद है, भले ही वो इंडिविजुअल फ्रीलांसर आर्टिस्ट ही क्यों ना हो। तो जब वो बोल रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा है, पब्लिक डोमेन में एटलीस्ट। जी। बिल्कुल। सुदीप जी। हाँ, जी, मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल राजनीतिक बयानों से दूर रहना चाहिए, कि नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस है, और आप क्या बोल रहे हैं, किस मंच पर बोल रहे हैं, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपका इस्तेमाल या आपको उनका इस्तेमाल करना, मेरे लिए अपने फ़ायदे के लिए, अपने करियर के फ़ायदे के लिए, या उस पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए, मुझे लगता है फिर ये 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 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। यानी सही रूप में देखें तो कलाकार कला की पूजा करते हैं, और उनके सम्मान और आदर में इस देश के नागरिकों ने कोई कमी नहीं रखी। आप यूं ही मुंबई पहुंच जाएं तो मन्नत के सामने जाकर के, या अन्य जितने भी
कलाकारों के घर हैं जिसके सामने आप जाकर के फोटो खींचते हैं, आप सेल्फी लेते हैं, एक हाथ दिखा देने का इंतजार आप घंटों करते हैं। कलाकार आपसे 500 मीटर दूर है तो भी आप भारी, जितना भी आपको दुख हो, जितनी भी तकलीफ हो, आप उन सभी तकलीफों को झेल करके उसके दर्शन करने जाते हैं। ये जो सम्मान दिया है ना, ये सम्मान हमें संभाल कर रखना आना चाहिए। फिल्मी कलाकारों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर, करते वक्त इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी मुद्दे पर बोलें, विचार प्रकट करें, तो पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके विचार से देश की अखंडता, देश की एकता, आंतरिक शांति, वैमनस्यता, अन्य चीजों का ध्यान रहे। आंतरिक शांति इसके अंदर इसलिए आती है क्योंकि आप जब बाहर जाकर के इस प्रकार की बात कर रहे हैं और दूसरों के सामने आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैर, वैमनस्यता और जो द्वेष की भावना है, इसे खत्म करके सद्भाव का माहौल आप कितना बना सकते हैं, मुझे लगता है यदि इस पर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। विज्ञापनों पर काम करें, कोई आपत्ति नहीं है, पर विचारों का समर्थन या अभिव्यक्ति के समय आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण रखना आना चाहिए। ये आज की चर्चा का सार है। पंडित गौरव गौतम जी और सुदीप मोड़क जी, आप दोनों ने अपना कीमती समय निकाल करके द न्यू भारत के साथ बातचीत की और एक ऐसे विषय पर, संवेदनशील विषय पर अपना कीमती समय दिया जिस पर बहुतायांश आज बोलने से बच रहे हैं या अपने आप को इस विषय से दूर रखना चाहते हैं। आप दोनों का द न्यू भारत और दर्शकों की तरफ से बहुत शुक्रिया। साथ में हमारे समस्त दर्शकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने कीमती समय देकर के इस चर्चा को अभी सुना और बाद में सुनेंगे। ठीक 9 बजे फिर बैठेंगे, बात होगी इतिहास के झरोखे से और आज बात करेंगे मानव जीवन के नगरीकरण भाग 2 पर। आर्कियोलॉजिस्ट पवन गौड़ हमारे साथ होंगे ठीक 9 बजे। तब तक के लिए यहीं रुक रहे हैं और कल शाम बात होगी युवा में, युवा द सीट फॉर अ डेवलप्ड नेशन का 10वां संस्करण। कल हमारे साथ होंगे पद्मश्री के.वाई. वेंकटेश, पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्हें हाल ही में पद्मश्री दिया गया और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने समस्त प्रोटोकॉलों को छोड़कर, तोड़ करके उन्हें 2 से 3 कदम पायदान नीचे आकर के सम्मान दिया और उनके कद को देख करके हम यही कह रहे हैं कि व्यक्ति का कद बड़ा नहीं होता, उसका कार्य बड़ा होता है। तो कल शाम 7 बजे जरूर जुड़िए। के.वाई. वेंकटेश के साथ हमारे युवा साथी बात करेंगे अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों से। तब तक के लिए विराम ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।